मानस हमारा है और जो शरीर है, इन दोनों का बहुत जबरदस्त आपसी संबंध है और इसे अलग अलग करके हमें नहीं देखना चाहिए। जो सबसे बड़ी समस्या आधुनिक ज्ञान परंपराओं की हुई है उसमें यही हुई है कि उसने मानस और शरीर को अलग अलग कर दिया। और इसीलिए आप देखेंगे कि मानसिक रोग के जो हॉस्पिटल्स हैं वो ज्यादातर जेलों के आसपास पाए जाते हैं। ये बड़ी अजीब सी बात है। बल्कि पहले तो मानसिक रोग को लोग स्वीकार ही नहीं करते थे। वो कहते थे कि ब्रेन का प्रॉब्लम है। एक बड़ी अच्छी कहानी मैं सुनाता हूँ। मेरे एक मित्र थे, बड़े प्रसिद्ध प्रोफेसर थे, रविंद्र रे, वो बीमार थे। मैंने पूछा सर क्या हो? कहा कि मेरी समस्या है कि मैं हर गर्मी में मेरी तबीयत खराब हो जाती है। तो मैंने कहा आप ठीक हैं? आप कहा नहीं मैं अभी भी ठीक नहीं हो सकता, मैं ठीक ही नहीं हो सकता। मैंने पूछा क्यों नहीं ठीक हो सकते हैं? उन्होंने कहा क्योंकि प्रॉब्लम मेरे माइंड में है, अब वो लोग मेरे ब्रेन को ट्रीट कर रहा है। तो ये बड़ी समस्या, माइंड और ब्रेन के बीच का जो डिफरेंस है उसको समझना बहुत जरूरी है। तो हमारे मान जो कोविड के साथ जो सबसे बड़ी बात हमें समझ में आई कि हमें अपने मानस को भी समझना जरूरी है, अपने मन को समझना बहुत जरूरी है। बल्कि कुछ डॉक्टर्स का ये कहना था, जब मैं भी कोविड के अस्पताल में भर्ती था करीब 15 दिन तक, तो डॉक्टर ने मुझसे कहा कि आपकी एक खास बात है कि आप मेंटली बहुत स्ट्रांग हैं। तो उन्होंने उनका कहना था कि जो हमने ये देखा है कि जो लोग मेंटली बहुत स्ट्रांग हैं वो इसको हैंडल कर पा रहे हैं, वो कोविड को मैनेज कर पा रहे हैं। जो लोग डर जा रहे हैं कोविड से उनकी परेशानी बढ़ जा रही है। तो ये मानस को समझने की बात, मानस को रेगुलेट करने की बात हमें समझने की जरूरत है। और इसी संदर्भ में 3-4 बातें करें। जो 4 रिसोर्सेस मुझे लगते हैं पहला जो सबसे बड़ा रिसोर्स है जिसकी तरफ जिक्र किया प्रोफेसर मिश्रा ने भी, वो है मेडिकल एथिक्स। और मेडिकल एथिक्स का क्या डिफरेंस है मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। प्रेमचंद की एक कहानी है, उसका नाम है मंत्र। पता नहीं आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, नहीं पढ़े तो जरूर पढ़े। उसमें क्या होता है सर कि एक बूढ़ा आदमी अपने ग्रैंडसन को लेके आता है डॉक्टर के पास। डॉक्टर कहता है आप मेरा देखने का टाइम खत्म हो गया, मैं जा रहा हूँ गोल्फ खेलने। और फिर वो भिनभिनाता है कि यहाँ के लोगों को टाइम का कोई अंदाज ही नहीं है, कभी भी पहुंच जाते हैं वगैरह वगैरह। तो वो लड़का मर जाता है। तो बूढ़ा आदमी घर चला जाता है, लड़का मर जाता है, डॉक्टर उसको देखता नहीं है। कुछ दिनों के बाद डॉक्टर के बेटे को सांप काट और वो मृत प्राय हो जाता है। और मेडिकल साइंस, मॉडर्न मेडिसिन उसको ट्रीट नहीं कर पाता। वो बूढ़ा आदमी सांप काटे का मंत्र जानता था और उसे खबर मिल गई कि डॉक्टर के बेटे को सांप ने काट लिया। अब वो उलट पुलट रहा है बेड पे, कभी सोचता जाऊं, कभी सोचता नहीं जाऊं। तो उसकी पत्नी कहती है अरे तुम बेकार उलट पुलट रहे हो, चले जाओ, तुमसे माना जाएगा नहीं। बोला नहीं आज तो मैं जाऊंगा नहीं। उसके चलते मेरे पोते की मृत्यु हो गई। तब तक एक आदमी आगे कहता है अरे भाई तुम्हें पता नहीं वहां सांप ने काट लिया। फिर वो चुपचाप दबे पांव उठता है और वहां से निकल जाता है और डॉक्टर के घर पहुंचता है और बच्चे को देखता है और बच्चे को ट्रीट करता है और बच्चा ठीक हो जाता है। फिर डॉक्टर उससे कहता है कि आप हमारे घर में जो कुछ भी है सब लेकर, जितनी संपत्ति मेरा इकलौता बेटा था तुम सब लेकर। तो वो कहता है डॉक्टर साहब मेरा ज्ञान जो बिकाऊ है, मैं इसे बेच नहीं सकता। आपका ज्ञान बिकाऊ है, आप पैसे रखें आपके काम आएगा, मेरा ज्ञान बिकाऊ। मुझे लगता है यही मूल बात है जो इंडिजिनस मेडिसिन सिस्टम का ये सबसे मौलिक बात है। ये जो बाजारोपन ज्ञान के साथ आया है, ज्ञान को जो बेचने की पूरी प्रक्रिया चली है, हम लोग तो अभी भी तय नहीं कर पा रहे हैं ये थर्ड शॉट जो लिया हमने इंजेक्शन का वो सही था कि गलत था। हमारे डॉक्टर दोस्तों ने नहीं किया और हम डर के मारे जाके ले लिए। अब क्या पता क्या उसके चलते हमें हो रहा है, बराबर नींद नहीं आ रही है ठीक से, कभी कोई कुछ कह रहा है। बड़े डरे रहते हैं हम लोग इस बात से कि पैसा कमाने के लिए इन लोगों ने क्या हमें बेचा है हमें ठीक से नहीं मालूम। और ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जहां
कोई ईमानदार डॉक्टर यदि है, एक ईमानदार डॉक्टर आज की तारीख में होना ज्यादा खतरनाक है ईमानदार पुलिस ऑफिसर होना। इतनी बड़ी लॉबी काम करती है उसके आसपास मेडिसिन वालों की और ये टेस्ट करने वालों की, जिनका कोई एथिक्स नहीं। माफ कीजिएगा जो लोग डॉक्टर हों या जिनके रिलेटिव्स डॉक्टर हों, मुझे लगता है कि जो एथिक्स के मामले में सबसे लो यदि अभी स्थिति किसी की हो गई है, और पेंडेमिक में हमने इसको देखा है, वो डॉक्टरों की हो। तो पहली बात तो जो इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम से यदि हम कुछ लेना चाहते हैं तो वो नॉलेज के एथिक्स को, ज्ञान जो है वो बिकाऊ नहीं है, ज्ञान बाजार की चीज नहीं है, वो सेवा की चीज है। और ये कोई बड़ी बात नहीं है। आज बहुत से ऐसे लोग हैं, मेरे शहर में कोई एक मेडिसिन लेने के लिए गया मेडिसिन की दुकान पे, उसने कहा मैं आपको एक जड़ी दे सकता हूँ, पाइल्स था उसको, और उसने जड़ी दी और 7 दिन में वो ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। आज भी वो ठीक है, मैं भी उसके साथ था। और जब हमने उसे पैसे देने के लिए कहा कि पैसे ले लो आप, उसने कहा सर यदि इसका पैसा मैं ले पाता मैं बहुत धनी हो जाता। मेरे ग्रेट 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 ग्रैंडफादर को सपने में ये दवा आई थी और उन्होंने कहा था कि दवा तो मैं तुम्हें बता दूंगा लेकिन इसे बेचना मत। तो सारी दवाएं मैं बेचता हूँ, अकेली दवा है जो मुफ्त में देता हूँ, यदि मैं उसे बेच सकता मैं बहुत धनी हो जाता। मेरा एक दोस्त है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, प्रोफेसर है, उसके पिताजी के पास वो एक जड़ी है जो प्रेगनेंसी के समय देते हैं, नॉर्मल डिलीवरी रांची में। जब उसकी पत्नी मां बनने वाली थी तो उसके ससुराल वाले एकदम आप इन आप से कि सर्जरी की जरूरत है। उसने कहा मैंने देखा पिताजी को बहुत लोगों को ठीक करते हुए, एक बार ट्राई कर लिया। तो पिताजी का ट्राई किया गया, नॉर्मल सर्जरी। उसके बाद उसने कहा कि पिताजी ये दवा मुझे बता दीजिए। तो पिताजी ने कहा मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। क्यों? तुम्हारी पात्रता नहीं। कहा क्या मेरी पात्रता में कमी है? बोला जैसे ही मौका मिलेगा तुम इस दवा को बेचने लगो। मैं अपना शिष्य उसी को बनाऊंगा जिसके बारे में कन्विंस हो जाऊंगा ये दवा कभी बेचेगा। ये है हमारे मेडिसिन सिस्टम का एथिक्स। मुझे लगता है जो पहली चीज यदि हम सीख सकें इंडिजिनस मेडिसिन सिस्टम से तो उसके एथिक्स को सीखें। दूसरी बात है आयुर्वेद और एलोपैथी का झंझट है। इस पे हम लोगों ने कई सीरीज और सेमिनार किया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी और जेएनयू में कई ऐसे शिक्षक हैं जो लगातार इस पर काम कर रहे हैं, शोधार्थी हैं जो इस पर काम कर रहे हैं, और बहुत बहस चल रही है। बहस का कुल मिला के ये निष्कर्ष निकला है जो हमें समझने की जरूरत है कि बहुत तरह के मेडिसिन सिस्टम्स, जैसा सबने बताया कि केवल आयुर्वेद ही नहीं है, केवल एलोपैथी नहीं है, होम्योपैथी नहीं है, ये तो डोमिनेंट मेडिसिन सिस्टम है। बहुत सारे ऐसे मेडिसिन सिस्टम्स हैं जो मेडिसिन सिस्टम बिल्कुल लोकल है और वो एकदम लोकल ज्ञान है, और उस लोकल ज्ञान को यदि आप शोध कर लें, समझ लें, उसे पब्लिक में लाएं तो वो बहुत बेहतर हो सकता है। मैं एक उदाहरण आपको देता हूं। मैं किसी गांव में फील्ड वर्क करता हूं। ये गांव है आसाम के पास, आसाम में गुवाहाटी के पास है, मयोंग नाम का एक गांव। मयोंग को जो लोग नहीं जानते होंगे कभी यूट्यूब पे सर्वे करके देखें, बड़ा इंटरेस्टिंग गांव है। वो जादू नगरी है। मयोंग के बारे में कभी आपने सुना होगा कि वहाँ इस तरह की कहानियां सुनी होंगी कि आदमी को भेड़ बना देता है, बकरी बना देता है। तो ये मयोंग की कहानी है। इस पे अभी बहुत सारे शोध हो चुके हैं। मिशिगन यूनिवर्सिटी से पीएचडी 1975 में हुआ था। अभी मेरी 2 छात्राएं विदेश में इस पर पीएचडी कर, उसी गाँव में पीएचडी कर रही हैं। एक सज्जन ने तो पीएचडी करते करते वहां शादी भी कर ली और उनकी पीएचडी भी कर ली। अभी वो शिकागो में पढ़ा रहे हैं। मैं उस गांव में गया सर, मुझे जो जीके रॉलिंस की किताब आई थी लोग पढ़ते थे बच्चे, तो मुझे लगता था कहानी में सुनता हूँ। तो ये जो कहानियां थी वो कहानियां मुझे इसलिए सुनी हुई लगती थी कि कामाख्या से गोरखपुर का जो रास्ता था वो मेरे गाँव के रास्ता था, और बहुत से जो लोग ठहरते थे वहां पे वो कहानियां सुनाते होंगे, मुझे कहानी सब सुनी लगती थी। तो मैंने छात्रों को बुला के पूछा कि कोई ऐसी जगह है क्या? उन्होंने बताया कि है। तो फिर मैं गया वहां। अब वहां क्या दिक्कत है, वो जब उन लोगों से मैं बात करता हूँ वो कहते हैं कि हमारे पास एक नया मेडिसिन सिस्टम या पुराना नया जो भी हो,
ये एक तरह का मेडिसिन सिस्टम, एक तरह का हीलिंग ट्रेडिशन। लेकिन हमने उसे क्या कह दिया है कि वो ब्लैक मैजिक। अब उन्होंने असर्ट करना शुरू किया कि सर ये ब्लैक मैजिक नहीं है, ये व्हाइट मैजिक। व्हाइट मैजिक का मतलब हमारा एक हीलिंग ट्रेडिशन है, क्योंकि वो बहुत तरह के प्लांट्स का एरिया है। वो अमूमन आयुर्वेदिक किताबें नहीं पढ़ते हैं, लेकिन प्लांट्स की जानकारी के चलते वो लोग तरह तरह की दवाएं बनाते हैं, तरह तरह का काम करते हैं और उसके द्वारा लोगों को ठीक करते हैं, और उस ठीक करने का कोई पैसा नहीं लेते। मेरे पास एक रिकॉर्ड है जो मैंने फोटोकॉपी लिया हुआ है, रजिस्टर में। एक सज्जन है जो घुटने का इलाज, घुटने में दर्द होता है, उसको दवा उन्होंने बना के, मैंने प्रयोग भी किया, मुझे बड़ा लाभ भी उसका मिला। लोग हंसते कि तुम्हारा प्लेसिबो इफेक्ट हो गया है। लेकिन ढेर सारे लोग वहां जाते हैं, बड़े बड़े लोग जाते हैं, उनसे दवाइयां लेते हैं और वो उसे एक पैसा नहीं लेता। ये जो मेडिकल रूरल मेडिकल ट्रेडिशंस हैं, इसको समझना हमें जरूरी। मॉडर्न नॉलेज सिस्टम में रूरल मेडिकल सिस्टम को खारिज कर दिया ये करके ये सुपरस्टिशन। बहुत सारे पुराने दर्शन के जो लोग थे, दार्शनिक लोग थे, वो लोग गांव में हीलिंग ट्रेडिशन पे काम करते। मैं दूसरे गांव में काम करता हूं सर, वो न्याय फिलॉसफी का गांव है, यही मिथिला में सरसप पाही करके एक जगह है, बड़ा प्रसिद्ध गांव है, क्योंकि बड़े सारे विद्वान यहाँ से आते थे। 14वीं शताब्दी में एक अयाची मिश्र यहाँ हुआ करते थे, जिन्होंने बहुत काम किया। उनके बेटे ने उनके विचारों को करीब 25-30 पुस्तकों में लिखा, गांव के लोग। अब वहां पे एक खास बात मैंने ये देखी कि जो लोग दुविधा में फंस गए, वो लोग जाते हैं उनके पास बातचीत करते और वो उसकी दुविधा को खत्म करते। दुविधा भी एक तरह की बड़ी समस्या है, तो तर्क के सहारे उस दुविधा को खत्म करते। एक तरह से जो काम आप करती हैं अपने पेशेंट के साथ, वही काम वो लोग करते हैं अपने लोगों के साथ। ऐसे बड़े सारे हीलिंग ट्रेडिशंस हिंदुस्तान के अलग अलग कोने में फैले हुए हैं। कोविड ने हमें ये समझाया कि इन तमाम हीलिंग ट्रेडिशन के साथ संवाद करने की जरूरत। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उन्हें आप मान लें, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि एलोपैथी गलत है, आयुर्वेदिक गलत है, होम्योपैथी गलत है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इनके बीच एक जनतांत्रिक संवाद होना चाहिए। अभी तक जो संवाद हुआ है वो शक्तिकामी संवाद है, जो पावरफुल है वो बाकी को डिस्प्लेस करता है। एक डॉक्टर है हमारे मित्र, पटना मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर थे, बोन टीवी का इलाज करते थे होम्योपैथिक दवा से। हेड से इसी बात पे झगड़ा हो गया लेकर कि आप होम्योपैथिक दवा पेशेंट को नहीं दे सकते। उन्होंने रिजाइन कर दिया, अपने शहर चले गए, डॉक्टरी स्थापित की। 5 साल के बाद बड़े डॉक्टर हो गए। मैंने सोचा कि शायद उसी ट्रीटमेंट से बड़े हो गए होंगे। मैं गया, मैंने पूछा कि सर वो ट्रीटमेंट जो आपने जिसके चलते रिजाइन किया उसका क्या हुआ? उन्होंने कहा अरे उसको छोड़ना पड़ा मुझे। मैंने कहा क्यों? इतनी स्ट्रॉन्ग लॉबी थी यहाँ पे मेरे खिलाफ, ये अंत में मैंने होम्योपैथी दवा मेरी बंद कर दी। ये जो पूरी लॉबी, ये मेडिकल प्लूरैलिटी को एक्सेप्ट नहीं करती है। हमें लगता है इस वक्त कोविड ने हमें प्रमाणित किया कि हमें मेडिकल प्लूरैलिटी को एक्सेप्ट करना। ये संभव है कि किसी क्षेत्र में किसी जगह पर इंसान ने कुछ चीजों की, कुछ बीमारियों के लिए बेहतर इलाज खोज निकाला और अभी वो बीमारी फैल रही है, तो उसका इलाज या उसके कुछ हिस्से का इलाज हमारे लिए बेहतर हो सकता है। लेकिन हम यदि ये दावा करें कि हमारे पास सभी बीमारियों का इलाज है, तो समस्या यहाँ होगी। या हम ये भी देखने की जरूरत पड़ेगी कि क्या जो लोग आयुर्वेद की दवाइयाँ बेच रहे हैं वो उस ज्ञान के एथिक्स के साथ बेच रहे हैं या पूंजीवादी एथिक्स के साथ बेच रहे हैं। ये समझना बहुत जरूरी है। किसी ने बाबा रामदेव को कहा, बाबा ने कहा कि मैं बहुत बड़ा सन्यासी हूँ, इंटरनेशनल सन्यासी। उन्होंने कहा नहीं, आप इंटरनेशनल भिखारी हैं, क्योंकि आप जो है, उन्होंने कहा मैं इंटरनेशनल भिखारी हूँ, उन्होंने कहा आप इंटरनेशनल व्यापारी हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी ज्ञान परंपराएं जो रही है वो भी व्यापार के सिरे चढ़ गई?
और यदि व्यापार की श्रेणी चढ़ गई है तब हमें सचेत होने की जरूरत पड़ेगी। तो हमें उसे व्यापार से मुक्त करना पड़ेगा और कई ज्ञान परंपराओं के बीच हमें संवाद करना पड़ेगा। तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो है, उसे मैंने एब्स्ट्रैक्ट में लिखा है, ऑन्टोलॉजी ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी चेतना का ज्ञान मीमांसा क्या है, तत्व मीमांसा क्या है और उसका ज्ञान मीमांसा क्या है। जो साइकोलॉजी, मैं जरूरत कर रहा हूँ साइकोलॉजी के प्रोफेसर के बीच में बात करने की, मैं इसका एक्सपर्ट बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन ये जो ऋषिकेश डायलॉग हमने शुरू किया है, जिसमें हमने सन्यासियों को भी बुलाया है, न्यूरो साइंटिस्ट को भी बुलाया है, योग और दर्शन के निष्णात लोगों को बुलाना शुरू किया है और फिलॉसफी के लोगों को बुलाना शुरू किया है, सभी धर्मों से लोगों को बुलाना शुरू किया है। ऐसा लगता है कि हमारे पास चेतना को समझने के लिए कुछ बेहतर ज्ञान प्रणाली उपलब्ध है, ऐसा मुझे लगता है। जिसमें से एक टेक्स्ट की मैं चर्चा करूंगा, जिस टेक्स्ट का नाम है, ये कश्मीरी सैनिज्म का टेक्स्ट है, विज्ञान भैरव। अभी मैं और मेरे कुछ छात्र विज्ञान भैरव के अध्ययन के साथ लगे। विज्ञान भैरव एक बहुत खास बात कहता है जो हमें कोविड के समय को फाइट करने के लिए बड़ा हेल्प कर सकता है। विज्ञान भैरव कहता है कि चेतना जो है उसका एक अलग यथार्थ, आधुनिक जो दर्शन है या आधुनिक जो आप जिससे साइकोलॉजी हम पढ़ते हैं, वो कहता है कि चेतना का आधार हमारा शरीर से निकली हुई चेतना है, और हम यदि चेतना में कोई गड़बड़ी हो रही है तो हम शरीर से कैसे चेतना निकली उसको देखेंगे। बहुत तो आपके सोशल कॉन्टेक्स्ट को देखेंगे कि उसमें क्या हो रहा है, लेकिन विज्ञान भैरव कहता है कि चेतना एक अलग नदी की तरह प्रवाहित है, इंडिपेंडेंट, रिलेटिवली इंडिपेंडेंट। वो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, और जो इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस है वो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस से कहीं जाकर मिलता है। और ये मिलेगा कैसे? जिसके मिलने के बाद तो सर कह रहे थे कि कोई स्थित प्रज्ञ हो सकता है कि उसे हर्ष और विषाद ना हो, वो प्रेम करेगा लेकिन प्रेम के प्रति भी वो निर्विकार रहेगा। ये जो मन स्थिति है कि आप हैं भी और नहीं भी हैं, अटैचमेंट भी और डिटैचमेंट भी है, दोनों चीजें साथ काम कर सकती हैं। इस मन स्थिति को कैसे प्राप्त किया जाए, तो विज्ञान भैरव में 122 तरीके बताए गए। जिन 122 तरीकों में से कुछ तरीके उठाकर जो महानुभाव रविशंकर, श्री रविशंकर जैसे लोग हैं, ये लोग उसको एक एक तरीके का प्रैक्टिस करेंगे, काफी आपको बात है। वो भी एक तरह से व्यापार है, जो चेतना का जो हमारा ज्ञान है उसका व्यापार होता है। तो विज्ञान भैरव ने जो बातें की हैं वो कहता है कि आप उनके प्रैक्टिसेस के थ्रू जो आपकी व्यक्तिगत चेतना है वो सामूहिक चेतना के साथ उसका संयोग हो सकता है, और फिर आपकी चेतना का विस्तार हो सकता है, जिस विस्तार के बिना ये समझना बहुत मुश्किल है जो सर ने कहा, सर्वे सुखिना संतु सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इस चेतना तक पहुंचना हमें बहुत मुश्किल है, हम कह सकते हैं, लेकिन इस लेवल पे आना कि तत्व त्वमसि, मैं ही तुम हो और हम सब एक है, और मेरा होना तुम्हारे होने पर निर्भर करता है, तुम्हारा होना मेरे होने पर निर्भर करता है। इस चेतना तक पहुंचने का उपाय क्या होगा? क्योंकि यदि हम इस चेतना तक पहुंच जाएं तो हम भारतीय ट्रेडिशन का, इंडिजिनस ट्रेडिशन का जो एथिक्स है, मेडिकल एथिक्स है, वहां तक पहुंच सकते हैं। यदि इस चेतना तक हम पहुंच जाए तो भारतीय ज्ञान परंपरा से हम संयोग कर सकते। मेरे पास एक रशियन विद्वान आए, उन्होंने कहा मैं भारतीय दर्शन समझना चाहता हूँ। मैंने पूछा कि आप कभी ध्यान करते हैं? उन्होंने कहा नहीं। मैंने कभी किसी को करते देखा है? उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा फिर बड़ा मुश्किल है आपके साथ मैं कैसे बातचीत करूंगा, क्योंकि ये तो अनुभव जन्य ज्ञान भी है, ये केवल कह देने की बात नहीं है। आप जो भारतीय ज्ञान परंपरा की एक और खास बात है कि वो बार बार ये बात कहती है कि टेक्स्ट जो है वो सिर्फ सिग्निफायर है, वो सिर्फ उस चीजों की तरफ इंडिकेट करता है, उसके बियॉन्ड आपको जाना है। उसको बियॉन्ड जाने के लिए आपको उन उपायों को करना पड़ेगा जिन उपायों से आपकी व्यक्तिगत चेतना आपकी सामूहिक चेतना से मिल सके। कार्ल यूंग का मैं बड़ा फैन हूं।
जब वो भारत आए तो उन्होंने कुछ आर्टिकल्स लिखा जिसके बारे में साइको एनालिटिक कम्युनिटी जो कंट्रोल करती है नॉलेज को, उसने कहा कि आपको कहना होगा ये आर्टिकल जो है वो मैंने यूं ही लिख दिया। और यूं लिख रहे थे कि भारत में कॉन्शसनेस के बारे में, चेतना के बारे में बहुत ज्ञान व्याप्त है। अंत में डर के मारे कार्यों को लिखना पड़ा कि जो मैंने वहां लिखा है वो सब इन्फैचुएशन था मेरा नए कल्चर के बारे में। और फिर काफी दिनों के बाद कार्ल और फ्रॉइड में झंझट में जाता था, साइकोलॉजिस्ट ज्यादा बेहतर जानते होंगे। एक बड़ी अच्छी सर फिल्म बनी है उस पर, डेंजरस मेथड, पता नहीं आपने देखी? डेंजरस मेथड इन दोनों के झगड़े की बड़ी अच्छी फिल्म है जी। तो कार्ल जब लगभग 60 साल के थे तो बीमार हो गए, बहुत तेज बीमार, और लगा कि अब नहीं बचेंगे। तो उन्हें सपने में एक व्यक्ति दिखा जो व्हाइट कपड़ा पहने हुए बैठा हुआ था। उससे कह रहा था अभी तुम्हें बहुत काम करना है, अभी तो बहुत कुछ करता है, मरना नहीं है। फिर वो वापस जब ठीक हो गए तो उन्होंने नई रचनाएं शुरू। उसमें से एक बड़ी प्रमुख रचना थी उनकी जो बहुत दिनों तक प्रकाशित नहीं हो पाई। वो 10 साल पहले प्रकाशित हुई सर। उसका नाम है द रेड बुक। और द रेड बुक में उन्होंने जो कुछ लिखा है वो विज्ञान भैरव की इस बात को प्रमाणित करता है कि कॉन्शसनेस, ह्यूमन कॉन्शसनेस जो है वो एक यूनिवर्स का अलग कॉन्शसनेस जो चल रहा है, हम उससे संवाद करते हैं। उनका यहां तक कहना है कि बहुत सारे सिंबल्स जो ह्यूमन बीइंग्स सपने में देखते हैं, मृत्यु से संबंधित या कई और चीजों से संबंधित, वो कॉमन है, यूनिवर्सल है। और इसलिए यूनिवर्सल है कि कहीं ना कहीं उस चेतना का वो हिस्सा है, सामूहिक चेतना का वो हिस्सा है। मुझे लगता है कि भारतीय ज्ञान परंपरा में सामूहिक चेतना को समझने की जो बात है और जो वहां तक जाने की बात है, यदि उसका अभ्यास हम लोगों को करवाया जाए और करें तो शायद कोविड जैसे संकट के समय में हम स्थित प्रज्ञ होकर काम कर सकते हैं। शायद कोविड जैसे संकट के समय में भी हम अपने कॉन्फिडेंस को लूज नहीं करें, और या उसके बाद भी हम बेहतर तरीके से अपने आप को हैंडल कर सकते हैं। और आखिरी बात मैं कहना, सर ने कहा कि मूलतः हमारी जो ज्ञान परंपरा रही है वो व्यक्ति केंद्रित, व्यक्ति के बारे में बात। मुझे लगता है कि सर थोड़ा और इस पर हम लोग शोध करें, एज ए सोशल साइंटिस्ट मैं इसको देखता हूँ तो एक मुझे बड़ी अच्छी बात लगती है। पश्चिम में जब ये पूंजीवाद का उदय हुआ था, एडम स्मिथ ने जब पहली किताब लिखी वेल्थ ऑफ नेशंस, जिसके बाद लोग कहते हैं कि पूंजीवाद स्थापित हो गया, उसके पहले एक लंबी कविता लिखी। उस कविता का सार था ग्रीड इज गुड, लालच अच्छी चीज। और कवि ने अपना नाम उस पर नहीं लिखा क्योंकि ऑब्वियसली बड़ा कंट्रोवर्सी हुआ। तब तक लोग मानते थे ग्रीड इज नॉट गुड, लालच बुरी बला है। लेकिन उन्होंने कहा कि ग्रीड इज गुड, और पूरे पूंजीवाद की व्यवस्था इस बात पर थी कि ग्रीड इज गुड। यदि ग्रीड नहीं हो तो पूंजीवाद नहीं हो पाएगा। 2008 में जब भयंकर आर्थिक संकट हुआ, जितनी कमिटीज बनी हैं उन कमिटीज ने ये कहा इस आर्थिक संकट के पीछे का जो कारण है वो है ग्रीड, लालच। तो एक सज्जन हैं जिन्होंने कोविड के बाद एक किताब लिखी, उनका नाम है जॉन किंग। उन्होंने किताब लिखी ग्रीड इज डेड। उनका मानना था कि कोविड ने यह प्रमाणित कर दिया कि ग्रीड अच्छी चीज नहीं है, और ग्रीड के चलते ही हम लोग संकट में पड़ते जा रहे हैं और लोग ग्रीड से बाहर निकल रहे हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता है। मुझे लगता है कि कोविड के 2 साल के बाद वापस इंसान ग्रीड में फिर जा रहा है, और पूरी तरह से जा रहा है, और शायद ज्यादा ही ग्रीड में जा रहा है। ये तब ग्रीड से बाहर निकालना तब तक संभव नहीं है जब तक भारतीय ज्ञान परंपरा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त देकर इस बात को ना मान लें जो गांधी कहा करते थे, नेचर हैज एनफ फॉर नीड बट नॉट फॉर ग्रीड। ये जो छोटी सी बात है, यदि इस बात को मान लें कि ग्रीड इज बैड एंड नेचर हैज एनफ फॉर नीड बट नॉट फॉर ग्रीड, तो पर्यावरण संबंधी समस्या भी हमारी समाप्त होगी और कोविड जैसी समस्याओं का भी समाधान हमारे पास बेहतर आ पाएगा। सर ने एक बात कही, युक्ति।
युक्ति की बात है, मुझे लगता है मैं तो आम बोलचाल की भाषा में अक्सर ये बात हम लोग करते हैं, ये बात युक्ति संगत है, युक्ति संगत। ये जो युक्ति संगत बात जिसको मैं अंग्रेजी में कहता हूँ जजमेंटल रैशनैलिटी, जजमेंटल रैशनैलिटी कि सही क्या है गलत क्या है, ये जो जजमेंट करने की हमारी क्षमता है, जिसे मैं हिंदी में कहता हूँ पंच परमेश्वरत्व। जो पंच परमेश्वर की कहानी है, आप लोग जानते हैं, उस कहानी को सब लोगों ने पढ़ा होता है। उस व्यक्ति को क्या हो जाता है, उस व्यक्ति के अंदर सही और गलत जज करने की एक क्षमता हो जाती है, जो अपने इंटरेस्ट से बाहर निकल के वो सही और गलत को समझने की क्षमता का उपयोग करता है। ये जो बात है, जब तक इंसान वापस उस स्थिति में नहीं लौटेगा, जब सही और गलत का जजमेंट खुद करके वो तय करे ये करने लायक है या नहीं है, जो युक्ति संगत है वो किया जाए, जो युक्ति संगत नहीं है वो नहीं किया जाए, जब तक हम वहां वापस नहीं लौटेंगे तो कई बार कोविड के दरमियान हम बहुत अच्छे हो जाएंगे, अपनी संपत्ति निकाल के बाहर काट देंगे, उसके बाद फिर वापस हम वहीं लौटेंगे, फिर एक होड़ चलेगी। और मैं आजकल सोचता हूँ कि मुझे बहुत रिसर्च करके डॉक्टरों के जीवन पे कहानी लिखनी चाहिए या किताब लिखनी चाहिए, वो कैसे जीते हैं क्या है, क्योंकि वहां मुझे लगता है इंसान जो जजमेंटल रैशनैलिटी से सबसे ज्यादा बाहर है। और खास बात ये भी, क्योंकि है तो इंसान ही, तो ब्रूटस की तरह वो भी अपना हाथ धोता रहता है। मैंने बहुत सारे डॉक्टरों को देखा है जो लोग एथिक्स का पालन तो नहीं करते हैं, लेकिन घर जाके चैन से नहीं सो पाते, बड़ी परेशान रहते हैं। There is a psychological problem that they face towards their end of their life, and I think that is where we have to really rethink about our engagement with Indian intellectual tradition. If we can get the ethics from there, if we can have a plurality of medical system, engage with them in a democratic way, if we can extract from every knowledge tradition something that is liberative for human beings, if we have this judgmental rationality within us, then probably I can say that we are drawing upon Indian intellectual tradition. Thank you very much.